ज्यादातर मैं कह रहा हूं कि अच्छा है मुसलमान को टाइट कर रहा है, टाइट हो रहा है। कभी कुछ और आएगा, अभी वक्फ बोर्ड है और ये खत्म होगा तो अगला आएगा, वो भी मैं बता देता हूं। अगला आएगा झटका बनाम हलाल। झटका बनाम चल रहा है, निरंतर चल रहा है, करंट है। दुनिया में पागल को छोड़कर और जो भी नॉर्मल इंसान है सबको पता है कि भारत में मुसलमानों के साथ जाति हो रही है। दुनिया में पागल को छोड़कर और जो भी नॉर्मल इंसान है सबको पता है कि भारत में मुसलमानों के साथ जाति हो रही है। एकदम इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और कोर्ट में मामला रिजर्व है। मुझे लगता है कि न्यायालय में कभी न्याय मिलता है, कभी नहीं मिलता है, और न्याय ना मिले तो भी चलेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि अदालतों में अन्याय मिलता है। तो जो मसला है कोर्ट में चलने दीजिए, लेकिन मेरी समझ है कि ये पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक ओपिनियन का मामला है। और डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि आपके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बना दिया गया है। मैं दिल्ली से बाहर घूमता हूं कई बार, तो टैक्सी में बैठता हूं तो ऐसे समझने की कोशिश करता हूं। ज्यादातर टैक्सी चलाने वाले दलित बैकवर्ड होते हैं, और उनसे पूछिए तो एक लाइन जरूर आपको मिलेगा। ज्यादातर मैं कह रहा हूं कि अच्छा है मुसलमान को टाइट कर रहा है, टाइट हो रहा है। तो ये पब्लिक ओपिनियन जो बनाया गया है वो क्यों, कैसे बनाया गया है? आरएसएस के इतिहास को जो जानते हैं, मैं पढ़ता हूं, बाद में अंबेडकर की कॉमनल डेडलॉक एंड इट्स सॉल्यूशन पढ़ रहा था कि आरएसएस के इतिहास को जो जानता है, जो बंच ऑफ थॉट पढ़ा होगा, तो मुसलमानों से इनकी कितनी मोहब्बत है वो सब जानते हैं। और वो मोहब्बत इसलिए है कि 672 साल आपने उनसे दरबारी कराई और बिरयानी खिलाई, इसलिए ये नफरत है। ईसाइयों से इसलिए नफरत है कि पहली बार इक्वलिटी बिफोर लॉ अंग्रेजों के जमाने में आया। स्कूल खोले, इंस्टीट्यूशन खोला, और एक अपराध के लिए ब्राह्मण को भी वही सजा और दलित को भी वही सजा, अंग्रेजों को भी वही सजा। तो इसलिए उनसे नफरत है। और तीसरा कम्युनिस्ट है। अभी भाई साहब, वकील साहब जो बोल रहे थे एकदम परफेक्ट बोल रहे थे। ये मसला जो है, कभी सीए आएगा, एनआरसी आएगा, कभी 370 आएगा, कभी कुछ और आएगा, अभी वक्फ बोर्ड है, और ये खत्म होगा तो अगला आएगा, वो भी मैं बता देता हूं। अगला आएगा झटका बनाम हलाल। झटका बनाम चल रहा है, निरंतर चल रहा है, करंट है। कल हमारे साथी आरएसएस बीजेपी की यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, तो एक जगह मैं बैठा हुआ था किसी कमिश्नर के पास, तो डेलीगेशन गया था एक झटका आंदोलन का। तो कितनी चतुराई से झटका जो काम करते हैं वो सब दलित ही होते हैं, और कैसे उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है कि मुसलमान हलाल वाले लोग तुम्हारे हिस्सा का खा रहे हैं, तो अगला ये आंदोलन के लिए तैयार रहिएगा। तो पब्लिक ओपिनियन बनाने में हमने आपने कहा चूकी, ये सोचने का विषय है। और मैं अंबेडकर को ही कोट करके अपनी बात खत्म करूंगा कि कहते हैं ना कि हैदराबाद के निजाम बहुत कंजूस थे, जैसा हम लोग सुनते हैं, पढ़ा नहीं है, सुनते हैं। अंबेडकर जब तक कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग नहीं की, अंबेडकर और मुसलमान दोनों एक ही इंटरेस्ट पे लड़ रहे थे, सिख, एंग्लो इंडियन, मुस्लिम्स, अंबेडकर। पूरे अंबेडकर की जिंदगी इस बात में लग गई कि वी आर माइनॉरिटी इन नेशनल लाइफ। दलितों को माइनॉरिटी कह रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान का जब डिवीजन आया, जब हो गया, तो एलीट सब उधर चले गए, बाकी यहां रह गए। तब भी अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कह रहे थे, सुनने वाली बात। तो अंबेडकर को सेकंड गोल्ड मेडल सम्मेलन में जाने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने हैदराबाद के निजाम ने स्पॉन्सर किया था। और मैं बता दूं कि जो मिलिंद कॉलेज है औरंगाबाद में, 54 एकड़ जमीन 1953 हैदराबाद के निजाम ने कॉलेज खोलने के मुफ्त में दिया था। वही नहीं, शेड्यूल कास्ट वेलफेयर के लिए 1 करोड़ का फंड इकट्ठा हुआ, उसमें से 12 लाख रुपए उन्होंने अंबेडकर को इंटरेस्ट फ्री दिया।
कि आप कॉलेज बनाइए। 56 से वो किस्त जाना था 50,000 पर ईयर। अम्बेडकर का 56 में परिनिर्वाण हो गया। वो पैसे वापस हुए कि नहीं हुए मैं नहीं जानता, शोध का विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कर्ज माफ कर दिया गया होगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि अम्बेडकर ने कहा है कि विदाउट सोशल डेमोक्रेसी हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अचीव नहीं कर सकते। आप सोचिए कि जो कंजूस नवाब जिसको कहते थे 54 एकड़ जब आज भी है, मैं उस यूनिवर्सिटी में लेक्चर देके आया हूं, बोल कर आया हूं। क्या दलित को हिंदू बना दिया गया है, मुसलमान को हिंदू बना दिया गया है, सॉरी बैकवर्ड को, और उसके पास एक कॉमन कॉज है ना, नाम एक तरह का है, संस्कृति एक तरह की है, बोली भाषा एक तरह की है। और हम ये भी जानते हैं कि उसके असली शत्रु आरएसएस बीजेपी के वो दलित हैं, क्योंकि इंडियन रिपब्लिक 50 साल में जो मिडिल क्लास बना है, जिनको वो अछूत समझते थे, वो मिडिल क्लास उठ के इनको जवाब दे रहा है। असली तो मार वहां पर नहीं है, लेकिन आम मानस को, जनमानस को हिंदुआइजेशन कर दिया गया है। डू हैव एनी अल्टरनेटिव? कोई विकल्प है? जब आप सोशल डेमोक्रेसी नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं जुडिशरी का मसला नहीं है, रोज न आएंगे इशू, ये पब्लिक ओपिनियन का है। दलित बैकवर्ड जो कि उनके अभी बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं, हिंदू राष्ट्र में उनको कहां रहना है मैं जानता हूं, लेकिन आपके पास क्यों आए, ये सवाल है। कभी हमने वो साझा कॉमन इंटरेस्ट, कभी साझा दुख दर्द हमने साझा किया? नहीं किया। हर समय इशू आएगा। मैं स्टूडेंट था, बाबरी मस्जिद जब उस पर हमला हुआ था, उस समय भी हम लोग जंतर मंतर पर कहां कहां रैली निकालते थे। उस समय से लेकर अब तक रैली ही निकाल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ही कर रहे हैं। तो हमारे पास दो स्ट्रैटेजी है। एक तो शॉर्ट टर्म है, वो तो अदालत है। अदालत से कई बार सरकार जो अपने नहीं करती है, अदालतों से करवा लेती है। अब हो गया, अदालत कह दिया तो कह दिया, अब कहां जा गया। तो ये हमारे नौजवान साथी कह रहे थे सड़क पर लड़ना पड़ेगा, तो इसके लोग चाहिए, और लोग आपके पास तब आएंगे कि लगेगा कि उनको कि हमारा भी इंटरेस्ट आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर 10 आप दलित बैकवर्ड को विदेश में पढ़ाए रहते, दुख की बात है कि ना अब नवाब है वो, न साहू जी महाराज है, न गायकवाड़ है, कोई नहीं। अगर दलित बैकवर्ड को, तो आपकी लड़ाई तो वो लड़ लेता ना, सामने दिखता कि हमने पीएचडी करवाई है इसको ऑक्सफोर्ड से, इसको स्पॉन्सरशिप हमने दिया है। तो जो एक फिलैंथ्रोपी या काम है, तब आपको क्यों बोलना है, आपकी लड़ाई तो ये लोग लड़ लेगा। तो इसलिए मेरा एक प्रस्ताव है कि ये लड़ाई ऐसा नहीं कि वक्फ बोर्ड का खत्म हो जाएगा तो ये रुकने वाली है, ये अनवरत चलती रहेगी। अब कोई मुसलमान विदेश नहीं भेजेगा, क्योंकि उसके लिए पासपोर्ट वीजा सब लगवाना पड़ेगा। बोलेगा यहीं रहो, सेकंड क्लास सिटीजन बनकर रहो, सेकंड क्लास सिटीजन। तो इसलिए ये बहुत गंभीर मसला है। दिल्ली में हम लोग काम करते हैं, अरे हमारे ऊपर भी मुकदमे कई चल रहे हैं, ठीक है, इससे डरने की बात नहीं है, लड़ाई चलेगी। लेकिन अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बात कही थी, और आजादी के बाद 4 नवंबर 1948 को, और मैं वो पढ़ देता हूं, इसलिए मैं लेकर आया था। उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटीज के संदर्भ में कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को जो छूट दी जा रही है, मैं समझता हूं वो ठीक है, तो उसकी तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को सहूलियत देने का जो निर्णय संविधान सभा द्वारा लिया गया है और जिस पर अमल किया जा रहा है, मेरी राय में वो सही है। इस बारे में मेरे मन में बिल्कुल संदेह नहीं है। इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, दोनों ने गलत रास्ता अपनाया। अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को नकारना बहुसंख्यक की गलती है, और अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकवाद को सीने में चिपकाए रखना कि मैं रोते रहना कि मैं माइनॉरिटी हूं, वो भी दूसरी गलती है। दोनों उद्देश्य साध्य हो सके, इसके उपाय ढूंढना जरूरी है। इस दिशा में आगे बढ़ने की शुरुआत के तौर पर अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को मानना ही होगा। कोशिश यह भी की जानी चाहिए कि किसी समय दोनों एक हों, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक एक हों। संविधान सभा द्वारा सुझाए गए उपायों का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा बताए गए उपायों से ही यह दोहरा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। धर्मांतरण की भावना को बल देकर अल्पसंख्यकों को दी जा रही सहूलियतों का विरोध करने वालों को मैं 2 बातें बताना चाहता हूं। वो चेतावनी दे रहे हैं, वो चेतावनी जरूरी। पहली बात कि अल्पसंख्यक विस्फोटक शक्ति होती है, उसके विस्फोट होने से
पूरे राज्य के बिखर जाने का खतरा होता है। यूरोप का इतिहास इसी प्रकार की भरपूर घटनाओं से भरा पड़ा है। और यहां एक एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल आयरलैंड के विभाजन को लेकर देते हैं कि जब कहा कार्सन ने कि आप प्रोटेस्टेंट को जो चाहिए आप ले लीजिए और आयरलैंड को एक रहने दीजिए, तो उन्होंने कहा कि अपने जितना जो मुझे दे रहे हैं उसको चूल्हे में डालिए, हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि आप मेरे ऊपर राज करें। आयरलैंड को वही से हवाला दे रहे हैं। तब कार्सन ने जवाब दिया था कि आपके द्वारा दी जाने वाली सहूलियतों को चूल्हे में झोंकिए, हमें बिल्कुल मंजूर नहीं कि आप हम पर राज करें। भारत के किसी अल्पसंख्यक समुदाय ने ऐसी मानसिकता नहीं अपनाई और इस प्रकार के जातिवादी बहुसंख्यकों का राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा निष्ठा से स्वीकार किया गया। भारत में जो मुसलमान रहे उन्होंने हिंदुओं को नेता माना, मुसलमानों को नेता नहीं माना। इसलिए अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव न करना हमारा कर्तव्य है। इसका एहसास बहुसंख्यक को होना चाहिए। अल्पसंख्यकवाद टिका रहे यह बहुसंख्यक के बर्ताव पर निर्भर करेगा, और जिस दिन वे भेदभाव छोड़ देंगे उस दिन जो है ना वो अल्पसंख्यक का मेजोरिटी खत्म हो जाएगा। तो मेरा ये प्रस्ताव है कि लड़ाई तो हम लोग लड़ेंगे, हम लोग तो आइडियोलॉजिकल आदमी है ना, तो आप मुझे चाय पिलाएं चाहे नहीं पिलाएं, नदीम भाई जहां बोलते हैं हम लोग खड़े हो जाते हैं। एक लॉन्ग टर्म बनाइए कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने दे दिए और ये सोचने की जरूरत